माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं अभी वर्तमान समय में बिहार एग्रीकल्चरल सौर भागलपुर के मेन कैंपस में अध्ययनरत हूँ। तो आज मैं आप लोगों को वीट के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और मेनली रूप से आज हम लोग जानेंगे कि हरित क्रांति किस प्रकार से आई, हरित क्रांति के पीछे जो है कहानी क्या है, हरित क्रांति की राज क्या है। और ये आपका क्लास 12th में चैप्टर 2 में आपका गेहूं में दिया हुआ है। तो आज हम लोग मेनली रूप से बात करेंगे कि गेहूं के जो बवनी प्रजाति है वो किस प्रकार से आई, पहले जो लंबी वाली प्रजाति थी उसके साथ क्या समस्या होती थी, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं अपने क्लास 12 का पहला चैप्टर भी पूरी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग जाएं और उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके और आप सही से नोट्स बना सकें और उसको जब एग्ज़ाम के टाइम आए तो आप उसे एक झटके में देख सकें। तो नोट आप अवश्य बनाएं, चाहे आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या किसी का भी देख रहे हो या आप बुक पढ़ रहे हो, तो आप जो है नोट अवश्य करके बनाएं। ये जो है आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे। तो समय को ज़ाया ना करते हुए अब आते हैं हम अपना टॉपिक पे। तो सबसे पहले जानिए कि वीट, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वीट यानी कि गेहूं के बारे में। तो इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे वानस्पतिक नाम या बॉटेनिकल नाम क्या होता है। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम है। और आप लोग कमेंट करके ये हमें बताएं कि इसका फैमिली क्या है। फैमिली हमने चैप्टर 1 जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, तो हमने उसे बॉटनिकल नेम के आधार पे या बॉटनिकल परिवार के आधार पे वहाँ पे हम लोगों ने बताया कि कौन कौन सा जो फसल है वो किस किस परिवार में आते हैं, किस किस फैमिली में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर फैमिली के आधार पे भी हम लोगों ने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था। तो वहाँ आप जाएँ और उस वीडियो को भी देखें, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्रॉप जो है किस फैमिली में है और किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। तो इसका जो है फैमिली का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में करें। उसके बाद हमारा है कि इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं और ये चैप्टर 2 है। अब पार्ट ये गेहूं का हमारा पार्ट 1 होगा इसमें। और ये जो हम लोग कहाँ से लिए हैं, बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर से लिए हैं, जो ICAR के द्वारा ये जो है ICAR का जो एग्जाम होता है उसी पे बेस्ड है, या जो भी हमारा BSc में पढ़ाई होता है ICAR के 5th दिन कमेटी के अनुसार जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा बुक जो है हमारे BSc सवार से डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि यह जो है खाद्यान्न फसल में ये इसका भी प्रमुख स्थान है। चावल के बाद जो है विश्व में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला और विश्व में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला जो हमारा खाद्यान्न फसलें हैं उसमें जो है गेहूं का स्थान कितना है, दूसरा स्थान। इसका उत्पादन में भी और कंजप्शन में भी यानी कि खाने में भी इसका कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। और इसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे ग्लूटीन है, नियासिन है, थाइमिन है। ये सारी प्रोटीन पाए जाने के कारण क्या किया जाता है कि इसका सिर्फ जो हम रोटी के ही रूप में ना प्रयोग करके इसका प्रयोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग ब्रेड हो गया, केक हो गया, इस सब चीज़ों को बनाने में भी वीट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है इसका ओरिजिन कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया है। और चावल का ओरिजिन हमने जब चावल वाला पढ़ा रहे थे चैप्टर 2 में, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, आपको चावल के बारे में बताया। तो आप जा करके वहाँ से क्या करें, देखें, चावल का भी वीडियो देखें और हमें बताएं कि इसका चावल का जो ओरिजिन है वो कहाँ है। ये एक चैप्टर, तो ये शायद चैप्टर 3 होगा क्योंकि हमने 2 चैप्टर तो ले लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और राइस, तो ये हमारा चैप्टर 3 होगा। तो ये जो है दक्षिण पश्चिम इसका एशिया है। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक जब खुदाई हो रही थी, तो प्राग ऐतिहासिक के समय में जो है इसका कार्बन से जब क्या किया गया, इसका डिटेक्शन किया गया, अनुमानित किया गया। आप लोग जानते हैं कि किसी भी जो है प्राग ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक जो चीज़ें होती है वो कितना पुराना है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 का यूज करते हैं।
तो जब कार्बन 14 का यूज किया गया तो यह देखा गया कि कहीं ना कहीं जो है इसका उत्पत्ति स्थान जो है कहाँ होगा, दक्षिण पश्चिम एशिया ही होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया जब कार्बन 14 से इसको डिटेक्ट किया गया तब। उसके बाद जो है विश्व का जो सबसे पुराना गांव है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जार्मो। ये इराक में जो है, ये इराक का जार्मो नामक एक स्थान है जो जिसे क्या माना जाता है, विश्व का सबसे पुराना गांव माना जाता है। और यह माना जाता है कि सबसे प्रारंभिक जो है गेहूं की खेती हुई है वो कहाँ से हुई है, तो जार्मो से ही, जो कहाँ है, इराक में है। इराक का एक स्थान है जार्मो, जार्मो एक गांव है। तो कहीं ना माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है, जो कल्टीवेशन शुरू हुआ, यानी कि यहाँ से ही क्या हुआ कि इसका जो है उत्पत्ति स्थान है और यहीं से इसका जो है कल्टीवेशन शुरू हुआ। कल्टीवेशन करने का मतलब हुआ इसको यहीं से कृषि प्रयोग में लाना आरंभ किया गया। उसके बाद आते हैं हम लोग भारत। तो भारत में जो है गेहूं किसके द्वारा लाया गया, तो भारत में गेहूं संभवतः आर्यों के द्वारा ही लाया गया है। उसके बाद आते हैं अब हम लोग चलेंगे कि गेहूं का जो बौनी प्रजाति है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, और ये हमारा एक कदम होगा हरित क्रांति की ओर, हरित क्रांति की कहानी की ओर। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत कुछ वैज्ञानिक जो है जापान से जा रहे थे। तो कुछ वैज्ञानिक जापान से जा रहे थे, तो कुछ वैज्ञानिक जो थे मैक्सिको के थे, कुछ जो है अमेरिका के थे। तो कुछ अनुसंधानकर्ताओं, कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि एक गेहूं उग रहा है और उस गेहूं जो है सभी लंबी प्रजातियों वहाँ पर उगी हुई थी। तो उसको देखा गया कि वो कुछ हद तक छोटी है, यानी कि बौनी प्रजाति का। तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि जो एक थी बौनी प्रजाति यहाँ देखा गया, और सारी जगह अभी उग रही थी कौन सी प्रजाति, तो लंबी प्रजाति। और लंबी प्रजाति का उत्पादन क्षमता जो बहुत अत्यधिक था, लेकिन उत्पादन क्षमता इसका अत्यधिक था और ये क्या थी, लंबी थी। तो लंबी होना जो है इसके लिए एक समस्या बन गया था। क्या होता था कि जब बहुत ज़्यादा उसमें गेहूं के बाली जब लगते थे तो बहुत ज़्यादा उसमें अनाज होने के कारण, बहुत सारा उसमें दाना होने के कारण क्या होता था कि जब हवाएं थोड़ी सी भी चलती थी, हवा चलती थी, तो क्या होती थी, झुक जाती थी और गिर जाती थी। इससे लोगों को क्या होता था कि काटने में परेशानी होती थी, बहुत सारा जमीन में सटने के कारण बहुत सारा खराब हो जाते थे। कभी कभी थोड़ी सी बारिश हो गई तो जमीन में सटने के कारण क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे, और इसे कटाई दौनी इत्यादि करने में भी बहुत परेशानी होती थी। इससे हमारा क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होता था, जो उत्पादन होता था, वो घट जाता था। तो ये लंबी प्रजातियों के साथ समस्या थी। और उसका डंठल भी जो था वो मुलायम था, उतना स्टेटर नहीं था, उतना मजबूत नहीं था जो कि उस उत्पादन की क्षमता को सह सके। इसी कारण क्या होता था, वो गिर जाता था। तो कुछ वैज्ञानिक जब अमेरिका और मैक्सिको के कुछ अनुसंधानकर्ता, कुछ वैज्ञानिकों जो है, या अनुसंधानकर्ता बोले या वैज्ञानिक बोले, दोनों बात एक ही है, जब जा रहे थे तो उन्होंने नोरिन नामक एक गेहूं के उगते हुए देखे। नोरिन या नोरिन 10 अधिकतर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपके जो बिहार बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है वो नोरिन लिखा हुआ है। तो नोरिन 10 नामक गेहूं को उगते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो ये बौनी प्रजाति है उसका जीन जो है निकाल करके हम लंबे प्रजाति का जो गेहूं है उसमें डाल दिया जाए। उसे जब क्या हुआ कि ये हम बौनी किस्म का जो गेहूं था उसका जीन हम जब क्या करेंगे कि ट्रांसफर करेंगे किसमें, लंबी वाले में, तो बौनापन का जो गुण है वो क्या होगा कि उस लंबी वाले प्रजाति में, लंबी वाले धान में आ जाएगा। तो अब जब इसका जीन निकाल करके किस में डाला गया, लंबी वाली प्रजाति में डाला गया। तो जब क्या हो गया कि जब लंबी वाली प्रजाति में डाला गया तो यह देखा गया कि जो लंबी प्रजाति थी वो बौनी हो गई और उसका तना जो है अब मजबूत हो गया है और उसका उत्पादन जो है बरकरार है, उत्पादन क्षमता उसका उतना ही है। और बौनी प्रजाति में एक दिक्कत यह थी कि बौनी प्रजाति जो थी उसमें उत्पादन क्षमता कम थी, उसमें उत्पादन क्षमता कम थी, लेकिन वो बौना था और बहुत सारे रोग के प्रति प्रतिरोधी था, यानी कि उसमें बहुत सारे रोग नहीं लगते थे या लगते भी थे तो बहुत कम मात्रा में रोग लगते थे। तो उसका जो है, तो वहाँ से क्या किए
डॉक्टर ओ ए बोगल। तो नोरिन-10 नामक जो है गेहूं को उगते हुए देखा तो एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे डॉक्टर ओ ए बोगल। तो उन्होंने क्या किया कि उस पौधा को उखाड़ करके अपने साथ अमेरिका ले आए, और अमेरिका ले आए तो उसने क्या किया, वाशिंगटन में जो बौने प्रजाति का जीन था उसको निकाल करके कहाँ डाल दिए, बौने प्रजाति को जीन को निकाल करके लंबे प्रजाति वाले गेहूं में डाल दिए। तो जब बौनी प्रजाति वाला जो जीन था उसको जब कहाँ डाल दिए, लंबे प्रजाति वाले गेहूं के साथ मिला दिए, तो जो लंबा प्रजाति था वो कैसा हो गया, अब छोटा हो गया, और उसका जो तना था वो भी मजबूत हो गया। और वो अब क्या कर रहा था कि जो लंबी प्रजाति का जो गुण था वो क्या था कि ज़्यादा उत्पादन दे रहा था ज़्यादा मात्रा में, और बौनी प्रजाति का जो गुण था वो क्या था, उसका तना मजबूत था और वो बौना था। इसीलिए जब हवाएं चलती थी तो वो क्या होती थी कि गिरती नहीं थी। तो अब ये समस्या क्या हो गया, पूरे अमेरिका में जो भी और भी जहाँ थे ये समस्याएं थी वो समस्या सोल्व हो गया, और किसानों को अब क्या हो गया, आसानी हो गया। उसके बाद इसका परीक्षण किया गया बहुत सारे केंद्रों पर, क्योंकि सबसे पहले कोई भी प्रजाति बनती है तो उसका परीक्षण किया जाता है, तभी किसानों को दिया जाता है। और जब परीक्षण किया गया तो इसका उत्पादन क्षमता जो थी बहुत ही अच्छा थी, और अब ये फसल जो थी गेहूं का वो गिर नहीं रहा था। इसीलिए क्या किया गया, जेन्स के नाम से पूरे अमेरिका में इस गेहूं की बौनी प्रजाति को बंटवा दिया गया। जेन्स के नाम से इस पूरी गेहूं की प्रजाति को पूरे अमेरिका में बंटवा दिया गया। जब किसानों ने इसे लगाया तो बहुत ही अच्छा उत्पादन हुआ। इसके साथ साथ ही मैक्सिको में भी ये क्या कर रहे थे, ये अनुसंधान चल रहे थे, ये रिसर्च चल रहे थे। तो मैक्सिको में जो थे उनका नाम है, मैक्सिको में कौन थे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अब नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने क्या किया कि जो बौने प्रजाति का जो जीन था वो उसे बसंतकालीन गेहूं के साथ मिला दिया। अब बसंतकालीन गेहूं के साथ मिला दिया तो वो लंबा हो रहा था, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन दे रहा था, तो उसका ये गुण था, और लंबा होना उसके लिए अवगुण बन गया था। इसीलिए क्या किया गया कि जो बौने प्रजाति का जो जीन था वो कहाँ डाला गया, बसंतकालीन जो लंबे प्रजाति के थे उसमें डाल दिया गया। तो इसके कारण क्या हो गया कि अब वो गिरने से बच गए, और जो यानी कि बसंतकालीन उसमें क्या होता है कि ठंडा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसमें यह भी खूबी थी कि ये थोड़ा सा ठंडी सह सकता था, और जो ठंडी के कारण जो बहुत सारे रोग लग जाते हैं उसे भी ये क्या कर सकता था, रेसिस्ट कर सकता था, यानी कि उसे भी सहन कर सकता था। तो इस प्रकार बसंतकालीन गेहूं के साथ मिक्स कर दिया गया, तो वहाँ भी देखा गया कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हुआ। तो उसके बाद क्या किया गया, भारत को आप लोग जानते हैं, भारत में जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं, जितने भी ऋषि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, हमेशा से जो है कुशाग्र रहे हैं, बहुत ही तेज दिमाग वाले और बुद्धिमान रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि जब हम अब सभी को पता चलने लगा कि जो ऐसा जो है बौनी प्रजाति का जो है गेहूं आया है और बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन है, तो भारत ने ये सोचा कि हम लोग भी अब फिर से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कई साल लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा सीड का उत्पादन करना पड़ेगा, तब जाकर के किसानों में ये वितरित होगा, और भी बहुत सारा टाइम इसे रिसर्च करने में भी लगेंगे, बहुत सारा वैज्ञानिक लगेंगे, बहुत सारा खर्चा आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस सब चीज़ों को ना करते हुए ये जो अमेरिका में थे या मैक्सिको में थे, तो उन्होंने क्या किया कि 100 केजी प्रत्येक जो भी रिलीज हुआ था वहाँ का जो वेराइटी था वहाँ से क्या किया गया, 100 केजी जैसे कि सोनोरा 64, सोनोरा 63, ये सारी प्रजातियां जो है मंगाई गई, लरमा रोजो, मायो 64, ये सारी प्रजातियां जो है अमेरिका से मंगवा ली गई। अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन से ये क्या हो गया, सीड जो है 100 केजी करके सभी प्रजाति का मंगा लिया गया, और भी बहुत सारे जितने भी वहाँ अच्छे से उत्पादन दे रहे थे, जो भी गेहूं का प्रजाति, उसको भी क्या किया गया, मंगा लिया गया। अब 1963 में रॉकफेलर फाउंडेशन जो कि कहाँ है, अमेरिका में, उसके वहाँ से क्या किया गया, भारत के द्वारा मंगवा लिया गया। जब वहाँ से मंगवाया गया तो अभी हम बोले कि जब किसी चीज़ को कहीं से इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहीं दूसरे देश से हमारे देश में लाया जाता है, तो उसे सबसे पहले चेक किया जाता है कि हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारे भारत का इन्वायरमेंट है, जो हमारा इंडिया का जो वातावरण है, उसमें ये गेहूं जो है अच्छी तरीक़ा से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा।
क्योंकि आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपको कुछ कुछ कभी कभी परेशानी होती है। जैसे गया में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है बिहार में। यदि वो क्या होगा कि डायरेक्ट वो चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे या श्रीनगर चले जाएंगे, तो उन्हें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण उसे प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो बीमार भी पड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण। तो बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, वो बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है कि हो सकता है कि हमारा जो भी पौधा दूसरे देश में अच्छे से उग रहा हो सकता है कि यहाँ वो अच्छे से ना उगे। इसीलिए क्या किया जाता है कि उसको पूरे जितना भी हमारा भारत में है, जितना भी जहाँ जहाँ यानी कि इसका केंद्र है, शोध केंद्र है, वहाँ क्या किया जाता है कि वितरित किया जाता है और वहाँ लगा करके देखा जाता है कि गेहूँ की जो प्रजाति है वो सही से उग रही कि नहीं, उग रही है कि नहीं उग रही है। तो इसे चेक करने के लिए क्या किया गया, 1964 में अखिल भारतीय गेहूं विकास परियोजना के 155 केंद्र हैं, तो वहाँ पे क्या कर दिया गया, इस जो गेहूं लाया गया था मैक्सिको से या अमेरिका से, उसको 155 केंद्र पर वितरित कर दिया गया। और वहाँ जब लगाया गया तो ये देखा गया कि इसका उत्पादन जो बहुत ही अच्छा उत्पादन हो रहा है और बहुत ही अच्छी मात्रा में हो रहा है। तो अब क्या किया गया कि जब यह देखा गया कि बहुत ही अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है, तो अब क्या किया गया कि इसको जो है 1965 में जब ये लगाया गया सोनोरा 63, सोनोरा 64, लरमा रोजो, माया 64, तो यह देखा गया कि सोनोरा 64 और लरमा रोजो, सोनोरा 64 और लरमा रोजो का जो उत्पादन था इन सब से क्या था, बहुत ही अत्यधिक था। और जो भी हमारे देश में जो लंबी प्रजाति वाले गेहूं उग रहे थे उसकी तुलना में काफी अत्यधिक था। तो ये क्या किया गया कि सोनोरा 64 और लरमा रोजो को 1965 में लरमा रोजो और सोनोरा 64 को किसानों के बीच वितरित कर दिया गया कि जाइए अब आप इसे लगाइए। तो उसके बाद जब क्या हुआ कि किसानों के द्वारा जब ये लगाया गया इस गेहूं को, लरमा रोजो और सोनोरा 64 को, तो वहां भी देखा गया कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। इसे जो हमारा लंबी प्रजाति था उससे कहीं जाना 2 गुना 75% ज्यादा उत्पादन ये उसे दे रहा था। तो इस प्रकार से जो है किसानों ने इसे बहुत खूब सराहा और अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हाँ जो है ये जो है बहुत ही अच्छा से उत्पादन हो रहा है। और सभी देशवासियों ने, देश के किसानों ने क्या किया, इसे लगाया। और जब आंकड़ा लिया गया तो ये देखा गया कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा है कि उत्पादन हो रहा है। तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण क्या हो गया, जब आंकड़ा लिया गया 1966-67 में, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उत्पादन था और इसे ही जो है हरित क्रांति नाम दिया गया और इसे ही हरित क्रांति नाम दिया गया। उसके बाद में भी और भी बहुत सारी प्रजातियां जो है डेवलप की गई, बहुत सारी प्रजातियां जो है भारत में भी विकसित की गई। उसके बाद बहुत सारी प्रजातियां जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, ये सब प्रजातियां भी भारत में विकसित की गई। और ये सब प्रजातियों को जो भी जब लगाया गया तो भी देखा गया कि बहुत ही अच्छी मात्रा में ये उत्पादन दे रहा है। उसके बाद 1966-67 में हमारा जो है हरित क्रांति आ गई। उसके बाद भी और भी आगे रिसर्च चलते रहे और उसके बाद 1970 में यूपी 301, हीरा, लाल, बहादुर, ये सब भी गेहूं की किस्में विकसित की गई। तो ये हमारा जो आज का पूरा लेक्चर था कि हरित क्रांति किस प्रकार से आई है। तो ये थी हरित क्रांति के पीछे पूरी कहानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि जापान में कुछ अमेरिका और मैक्सिको के अनुसंधानकर्ताओं ने सबसे पहले क्या देखा, तो नोरिन 10 नामक गेहूं को उगते हुए देखा, जिसका कद जो है छोटा था लेकिन उसका उत्पादन क्षमता कम था। लेकिन और भी जो सब लोग जो किसान उगा रहे थे वो गेहूं कैसा था, वो लंबी थी लेकिन और उसका उत्पादन क्षमता कम ज़्यादा थी। तो लंबी होने के कारण वो गिर जा रही थी, इसीलिए क्या हो गया, नोरिन 10 जो जीन है उसका जो है जीन निकाल करके लंबे वाले में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण जो लंबा प्रजाति था वो भी बौना हो गया और उसका उत्पादन क्षमता जो है अब बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हो रहा था। और इस बात का जो है खबर पूरे विश्व को लगा। तो हमारा भारत ने क्या किया कि वहाँ से जो भी वहाँ की प्रजाति जो विकसित हुए थे, सोनोरा 63, सोनोरा 64, लरमा रोजो, मायो 64, या लरमा रोजो को अंतर किताब में लरमा रोहो भी लिखा हुआ है, तो इसे कंफ्यूज नहीं हो। ये सारी प्रजातियां कहाँ मंगाई गई, 1963 में ये भारत में मंगाई गई और 1964 में क्या किया गया, इसे
अखिल भारतीय गेहूं विकास परियोजना के 155 केंद्र जितने भी इसके सभी केंद्र थे वहां पर लगा करके देखे गए, तो ये देखा गया कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उत्पादन दे रहा है। और बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उत्पादन आने के कारण ही क्या किया गया कि ये जो गेहूं के उपज में जो बदलाव आया था, बदलाव क्रांति मतलब क्या, बदलाव यानी कि चेंजेस। तो क्या हुआ कि जो गेहूं के उत्पादन की क्षमता में जो बदलाव आया तो उसे ही क्या किया गया, हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो ये था पूरा हमारा जो है हरित क्रांति की कहानी। आप एक बार इसे सुने, अच्छे से सुने, जिससे क्या होगा कि आपको ये चीजें पूरी याद हो जाएगी और आप एग्जाम में यदि हरित क्रांति पूछता है तो आप अच्छी तरीका से इसे लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा वीडियो उसका एक बार जो हम सारांश बोल देते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकते हैं और ये BCEC में भी बहुत सारे ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो है गेहूं का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको भी आप याद रखिए, पूछ लिया जा सकता है कि गेहूं का बताइए वनस्पतिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका उत्पादन, इसका पूछा जा सकता है कि गेहूं का उत्पादन का जो विश्व में कौन सा स्थान है और इसका खाने में कौन सा स्थान है, कंजप्शन में इसका क्या स्थान है। तो इसका जो है दूसरा स्थान है। हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज भी करते हैं चावल के बाद जो पूरा जो अनाज जो खाया जाता है तो उसका क्या है, दूसरा स्थान है। प्रोडक्शन में भी यानी कि उत्पादन में भी और कंजप्शन में भी यानी कि खाने में भी किसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, चावल के बाद, तो गेहूं का दूसरा स्थान है। उसके बाद इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आपका जो ग्लूटेन है इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। और यदि नाइसिन और थायमिन भी आप याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया है। उसके बाद विश्व का सबसे पुराना गांव कहाँ है, तो इराक का जार्मन, वो कहाँ है, इराक का जार्मन। उसके बाद भारत में गेहूं किसके द्वारा लाया गया, तो आर्यों के द्वारा लाया गया। गेहूं का जो बौनी प्रजाति जो है को विकसित करने में किसका जीन प्रयोग किया गया, तो नोरिन टेन का। ये तो VBI है, इसको आप याद ही रखिएगा, नोरिन टेन। उसके बाद सबसे पहली बार आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार बौनी प्रजातियों का लंबी प्रजातियों के साथ क्रॉस किसने करवाया, संकरण किसने करवाया, तो डॉक्टर OA बोगल ने करवाया। और डॉक्टर OA बोगल कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। उसके बाद अमेरिका में जो बौनी प्रजाति का गेहूं थी उसको किस नाम से वितरित किया गया अमेरिका में, तो जेम्स के नाम से वितरित किया गया। उसके बाद है हम लोग आते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इसे जो है, इन्हें जो है विश्व का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। और ये जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे, तो ये मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। उसके बाद जो है एक बात यहाँ पे और आती है कि भारत के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत के हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये दोनों आप याद रखें, ये भी VBI है कि विश्व के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। और भारत का हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये दोनों आप अवश्य याद रखें। उसके बाद है कि भारत में जो है बौनी प्रजाति का जो गेहूं है कहाँ से मंगाया गया, तो अमेरिका से मंगाया गया था। और किस फाउंडेशन से, रॉकफेलर फाउंडेशन से मंगाया गया था। उसके बाद 1963 में कौन कौन सी प्रजाति हमारे देश में लाई गई बौनी प्रजाति, तो सोनोरा 63, सोनोरा 64, लरमा रोजो, मायो 64, ये सभी मंगाई गई। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सोनोरा 63, सोनोरा 64 किसकी प्रजाति, धान की है, गेहूं की है, मक्का की है, सोयाबीन की है, किसकी है, तो ये किसका प्रजाति होगा,
गेहूं की प्रजाति होगी। और आपसे ये भी सब्जेक्टिव में 2 नंबर के सवाल इस प्रकार से आ सकते हैं कि किसी 2 गेहूं के बौनी प्रजाति का नाम लिखें। तो क्या हो जाएगा, सोनौरा 63, सोनौरा 64। उसके बाद जो है इसे क्या किया गया, अखिल भारतीय गेहूं विकास परियोजना में इसे जो लाया गया था वो वितरित कर दिया गया कब, 1964 में। उसके बाद जो है 1965 में जो है लरमा रोज और सोनौरा 64 का जो है प्रोडक्शन, जो उत्पादन था बहुत ही अत्यधिक था, इसीलिए 1965 में किसानों के बीच वितरित कर दिया गया। उसके बाद जो है सोनालिका और कल्याण सोना को अपने भारत में डेवलप किया गया। उसके बाद 1966-67 में हरित क्रांति आई और उसके बाद 1967 में यूपी 301, हीरा, लाल बहादुर, ये सभी किस्मों का भी विकास किया गया। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है दिया गया और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। और हरित क्रांति को हम एक लाइन में बोलना चाहें तो गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि ही हरित क्रांति कहलाती है। यानी कि हरित क्रांति जो आई गेहूं के अत्यधिक वृद्धि के कारण ही आई। और उसके बाद जो है धान की भी बहुत सारी बौनी किस्मों की प्रजाति तैयार की गई और भी बहुत सारे अत्यधिक उत्पादन देने वाला धान का भी विकास किया गया, जिसके कारण जो है ये हरित क्रांति आई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।